हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबों के सामने क्लास लेके। आज का क्लास नया शुरू होने वाला है, नया चैप्टर नंबर 3। जैसा कि बोर्ड पे आप लोगों ने लिखा हुआ देखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अब से हम रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप था ax² + bx + c होल। हेलो दोस्तों, आप सभी के सामने एक बार फिर से क्लास लेके हाजिर हूँ। आज एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण क्या कहते हैं? अभी तक हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। और समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है ax + by + c, c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। चर किसको कहते हैं? x और y को चर कहा जाता है। a1 b1 a2 b2 को a1 b1 और a2 b2 को गुणांक कहा जाता है x और y का। c1 और c2 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा होता है a1x + b1y + c1y = 0 समीकरण 1, a2x + b2y + c2 = 0 समीकरण नंबर 2। अब इसमें देख रहे हैं कि x और y दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल है तो दो समीकरण बनते हैं। एक वेरिएबल में अगर एक समीकरण में अगर दो वेरिएबल रहेंगे तो दोनों का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसलिए दो समीकरण में दो वेरिएबल हों तो दोनों का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ दो समीकरणों का जोड़ा है। अब इसमें दो तीन टर्म होते हैं, दो तीन कंडीशंस होते हैं, जिसमें कि क्या उसका कंडीशन हो सकता है। ये है a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, c1 कांस्टेंट है समीकरण 1 का, a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है, c2 कांस्टेंट टर्म है समीकरण 2 का। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसको इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनको कई विधियों से हल किया जा सकता है। पहला विधि है ग्राफीय विधि। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है विलोपन विधि। ग्राफीय विधि से a1 की इनमें संबंध क्या होते हैं ये हम देखेंगे। पहला तो होता है कि अद्वितीय हल, दूसरा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा होता है कोई हल नहीं। अद्वितीय हल, इसका मतलब है कि इन दो समीकरण का केवल और केवल एक हल निकलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब है कि एक से अधिक इनके हल निकलेंगे। और कोई हल नहीं, इसका मतलब है कि इन दो समीकरणों का कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये तीन कंडीशन होते हैं। तीनों कंडीशन होता क्या है? इसके लिए कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के।
इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों टर्म बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल निकल के आते हैं। इसका कोई हल नहीं कब होगा, जब a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 नहीं हो। a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तब फिर क्या होता है कि इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है। अगर इसी चीज़ को इसको और जब ग्राफीय रूप से हल करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है अद्वितीय हल का, तो ये जब ग्राफ कैसा होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। जब ये कंडीशन रहेगा तो ग्राफ में क्या दिखेगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल जब होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा समपाती, समपाती। और तीसरा होगा कोई हल नहीं होगा। जब इस कंडीशन में रहेंगे समीकरण के युग्म, तब क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है अद्वितीय हल, मतलब केवल और केवल एक हल निकलता है। कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है और बराबर है c1/c2 के, तो ये अद्वितीय रूप से एक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब तीनों के टर्म बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे। कोई हल नहीं निकलेगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब होगा कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। अगर इसी को ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, अगर अद्वितीय हल है, इस कंडीशन का हल है, तब क्या निकलेगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों का ग्राफ जब बनेंगे तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, इस कंडीशन का रहेगा ग्राफ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ग्राफ संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसा आया और ये यहाँ से हुआ और इसी के ऊपर एक और ग्राफ पड़ गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दोनों एक दूसरे लाइन के ऊपर ही ग्राफ खींचा जाना ही, दो ग्राफ को एक ही लाइन पर खींचा जाना, वो संपाती कहलाता है। और समानांतर क्या होता है कि समानांतर एक ऐसा ग्राफ हुआ, दूसरा ऐसा ग्राफ हुआ, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसमें कोई हल नहीं निकलता है। हल तभी निकलेगा जब ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलेगा, जैसे या तो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी तरह से ग्राफ एक दूसरे के से मिलना चाहिए। तो इसलिए, और अगर ये समानांतर रेखाएं हो जाती हैं ग्राफ का, तो इसमें ना तो ये लाइन इसको काटेगी ना ये लाइन इसको काटेगी। जब एक दूसरे को लाइन नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं निकलेगा ग्राफ का। इसीलिए इसको समानांतर जब होता है तब कहते हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलता है। तो ये हमारे तीन कंडीशन है। अगर समीकरण इस तरह से दिया हुआ है तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशंस को हमने देख लिया है। अब इसी के ऊपर हम लोग आगे का एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज, और सभी को अलग अलग तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में
व्यक्त कीजिए। अब इसमें देख सकते हैं कि कह रहा है कि कोई एक आदमी है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का आयु बता रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और 3 वर्ष बाद का भी आयु बता रहा है, लेकिन इसमें वर्तमान आयु का पता नहीं है कि दोनों का वर्तमान आयु कितना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि वर्तमान आयु कितना है। वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले और वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद दोनों का आयु निकालेंगे और उसको समीकरण में फिट करेंगे कि कैसे समीकरण बनेगा। उसको कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। पहले 2 समीकरण बनाने हैं, वही आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा, और उस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ खींच के दिखाना है कि आप उसको ग्राफीय विधि से कैसे हल कर पाते हैं। तो ग्राफ पहले बीजगणित का 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बना के फिर ग्राफीय रूप से उस समीकरण को हल करना होगा या ग्राफ खींचना होगा। तो हम इस सवाल का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। चूँकि 2 लोगों की आयु इसमें पूछा है, और ये चैप्टर का नाम आप लोग पढ़ पा रहे होंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर का रैखिक समीकरण है, तो हम इसमें एक का आयु x वर्ष मानेंगे और दूसरे का आयु y वर्ष मानेंगे। तो पहले मान लिया कि माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। आफ़ताब की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम इसमें लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु बराबर, अगर मान लेते हैं आज हमारा उम्र 25 साल है, और 25 साल के 7 साल पहले अगर हमसे कोई उम्र पूछेगा कि 7 साल पहले आपका कितना उम्र था, तो हम क्या करेंगे कि आज के उम्र में 7 साल घटा देंगे तो हमारा 7 साल पहले का आयु निकल आएगा। अगर मान लेते हैं कि आज हमारा आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष में कहा कि 7 साल पहले आयु कितना था, तो 7 साल घटा देंगे, सीधे सीधे हमारा 18 वर्ष आयु आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी होगा कि आफ़ताब का वर्तमान आयु, अगर अभी उसका आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व उसका आयु क्या होगा, तो 7 वर्ष पूर्व आयु होगा x माइनस 7 वर्ष। आफ़ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु आएगी x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर, चूँकि वर्तमान आयु पुत्री की y है तो उसमें से y में से 7 वर्ष घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7y माइनस 7 वर्ष। अब ये आ गया 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु इतना आ गया, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु आ गया y माइनस 7 वर्ष। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब है कि इसका जो आयु है इसकी आयु का 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आफ़ताब की आयु x माइनस 7 और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7। तो यह जो आयु है इसका 7 गुना था 7 वर्ष पूर्व। तो प्रश्न से लिखेंगे, इसको आप प्रश्न से लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं
कि यह जो आयु थी 7 वर्ष पूर्व, इसकी आयु का 7 गुना थी। तो लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। ये क्या है? अब ये दो समीकरण है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ कि समीकरण को हमको दोनों तरफ का पक्ष को, इसको LHS बोलते हैं, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। तो दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। ये कह रहा है आफताब कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ये आयु था, 7 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री का आयु ये था। तो यह जो आयु है इसकी आयु का, इस आयु का 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पूर्व। तो इसलिए ये हमारा समीकरण आया x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या समीकरण बनता है। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y माइनस 7 इंटू 7 49 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x माइनस 7y प्लस 49 ये इस बराबर के इस तरफ आया और ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 7y 49 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 42 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट आया। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये टर्म हम आगे मिटाते हैं। तो हमने देखा पहला कंडीशन था 7 वर्ष पूर्व, और अब दूसरा कंडीशन है 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद क्या कंडीशन क्या होगा कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु अब पहले था 7 वर्ष पहले, तो अभी से मान लेते हैं, अगर कहा जाए अभी हमारा उम्र 20 वर्ष है और कहेगा कि 3 साल बाद कितना आयु होगा, तो 3 साल जाहिर सी बात है उसमें जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 3 3 साल 23 साल उम्र हो जाएगा। तो अभी अगर आफताब की आयु x वर्ष है तो उसमें 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, y प्लस 3 वर्ष। y प्लस 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी था, अब 3 वर्ष बाद क्या है, 3 गुनी रह जाएगा। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, या आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का आयु हमने निकाल लिया है, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु निकाल लिया है, तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब की आयु 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना रह जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस 3 हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 3। ये हमारा समीकरण दूसरा बनेगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। आफताब की आयु 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी ही रह जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा। इक्वेशन क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3, ये इक्वेशन बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3, ये माइनस 3y और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आया x, इसको लिखेंगे 3y और 9 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, तो 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा, साइन हमारा 6 माइनस का रहेगा। ये हमारा समीकरण दूसरा आ गया। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हमारा समीकरण सेकंड आ गया। तो 2 समीकरण हमको मिल गए।
अब यही हमारा क्या हो गया, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए तो हमारा बीजगणितीय रूप में यही आएगा कि x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बीजगणितीय रूप तो व्यक्त हो गया, लेकिन इससे अब हमको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, सो आइए देखते हैं ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त होगा। पहला समीकरण था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण था x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमें मिल गए हैं। इन दो समीकरण को के मदद से हम दो ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको इस पहले समीकरण को लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक का भी इस समीकरण को हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x का निकाल लीजिए या y का निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से करते हैं कि x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर करें x इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को यहाँ ले जाए तो ये 7y प्लस में हो जाएगा और ये 42 माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 7y माइनस 42। ये समीकरण, तो समीकरण 1 है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 7y माइनस 42। ये समीकरण, अगर हम इसको इस समीकरण के लिए एक चार्ट बनाते हैं, ग्राफ के लिए सबसे ज़रूरी होता है चार्ट, और चार्ट में हम कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 वैल्यू चाहिए होते हैं। एक में हम लिखते हैं x और दूसरे में लिखते हैं y। अगर x और y का 3 वैल्यू कम से कम है तभी हम ग्राफ खींच पाएंगे, वरना ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। 2 वैल्यू से ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है, 3 वैल्यू से कम होने चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। तो इस समीकरण का अगर हम चार्ट बनाएंगे, ग्राफ चार्ट बनाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इस y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे और y का वैल्यू रखने के बाद x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है कि अगर y का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ से 0 रख लेते हैं, तो 0 वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 7 ये लिखा नहीं जाता। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इस चीज़ को हम अलग ही सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी में नहीं लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये रफ के लिए, कि अगर यहाँ से हम y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखने के बाद क्या वैल्यू आएगा x का, तो x बराबर 7 गुने 0 और माइनस 42। 7 इन, तो ये है y बराबर 0 अगर रख दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0 माइनस 42। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 42। इसी तरह से अगर हम इसको 2 रख देते हैं, अगर y बराबर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, x बराबर, तो 7 इंटू 2 माइनस 42, तो 7 दूना 14 माइनस 42, ये आ जाएगा 42 में से 14 घट के 28 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा वैल्यू हमारा 28। इसी तरह से अगर हम y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर अगर 3 रख लिया तो x बराबर क्या आएगा, 7 गुने 3 माइनस 42, तो 70 21 और माइनस 42। 42 में से 21 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 21 बच जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू रखते हैं, लेकिन वैल्यू हमको ऐसा रखना है कि हम ग्राफ बना सके। ग्राफ का ऐसा नहीं कि हम 50 वैल्यू आ जाए, 100 वैल्यू आ जाए या 60 वैल्यू आ जाए, तो हमको ग्राफ पे खींचने में दिक्कत आएगी। उतना बड़ा कॉपी पे ग्राफ नहीं बना होता है, जिसके कारण हमें दिक्कत आएगी। तो वैल्यू ऐसा रखना है कि जैसे 1 to 10 तक हो जाए, 12 15 मैक्सिमम इतना वैल्यू रखना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। लेकिन इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, केवल ग्राफ पे निरूपित कैसे करते हैं इस मेथड को सीख लेना है। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को जब अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे तो दूसरे क्वेश्चंस को ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू रखना होगा ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्लोज टू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हम यहाँ रखते हैं
6, 7 छक 42, y बराबर अगर 6 रख लेते हैं तो y बराबर 6 हुआ तो 7 छक 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसको हम रख लेते हैं y बराबर दूसरा वैल्यू होगा, और क्या रख सकते हैं, y बराबर हम रख लिए 7, y बराबर 7 रख लिए तो 7 सते 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7, x बराबर भी 7 आ गया। अगर हम इसको रख लेते हैं 8, y बराबर 8, तो y बराबर 8 रखने पर क्या आएगा, 7 गुने 8 माइनस 42, 7 8 56 माइनस 42, तो या ये वैल्यू आ जाएगा 56 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14, ये वैल्यू आ गया हमारा x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 7, y बराबर 7, x बराबर 14, y बराबर 8। ये हमारा पहले समीकरण के लिए ग्राफ आ गया। अब हम इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का ग्राफ निकालेंगे। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 से x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे 3y प्लस 6, ये हमारा आ गया x का वैल्यू 3y प्लस 6 आ गया। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे, चार्ट बनाएंगे तो कैसा चार्ट होगा वो देख लीजिए। ये x है, ये y है, y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, y का वैल्यू हमने रख लिया 0, तो ये टर्म क्या होगा, 3 गुने 0 प्लस 6, ये 0 हो गया, यहाँ 6 बच गया तो x बराबर आ गया 6। अब अगर हम रख लेते हैं y बराबर 1, तो 3 गुने 1, y बराबर अगर मान लिया 1 तो 3 गुना 1 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 बराबर 9 हो गया, ये आ गया 9। अगर y बराबर हमने रख लिया 2, y बराबर अगर 2 रख लिया तो 3 गुने 2 प्लस 6, 3 गुना 6 प्लस 6 बराबर 12, x बराबर आ गया हमारा 12। ये हमारा आ गया, दोनों इक्वेशंस के लिए चार्ट आ गए, ये ग्राफ चार्ट बन गया। अब इस ग्राफ चार्ट के मदद से हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम ग्राफ कैसे खींचा जाता है उसके बारे में सिखाते हैं आपको कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो इसको पूरा हम मिटाते हैं, उसके बाद एक तरफ इसको लिखते हैं, एक तरफ इसको लिखेंगे और दूसरी तरफ हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारे दो ग्राफ, इन इक्वेशंस के लिए दो ग्राफ चार्ट मिल गए हैं। अब ग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं वो आइए देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए होता है, दो एक्सिस होते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि इस तरह के ग्राफ खींचे जाते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसको एक्स प्लस लिखते हैं और इधर वाले को एक्स माइनस लिखते हैं, इधर इसको वाई माइनस लिखते हैं और इसको वाई प्लस लिखते हैं। ये इस तरह से, और ये हमारा होता है मूल बिंदु 0 जिसको लिखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ हमारा सब सारा वैल्यू प्लस में ही है, तो हम प्लस वाले को ज़्यादा बढ़ा लेंगे और माइनस वाले को कम कर लेंगे। ये ग्राफ आप जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हो। उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग डिस्टेंस दिए रहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप डिस्टेंस बना सकते हैं। तो हम इसको पहले देखते हैं कि प्लस वाले को दोनों को बड़ा करते हैं और माइनस वाले दोनों को छोटा करते हैं। तो माइनस वाला हमको वाई तरफ भी ज़रूरत नहीं है और प्लस वाला हमको ये x माइनस है, x प्लस है, y प्लस है और ये y माइनस है। चूँकि हमें माइनस का कोई वैल्यू चाहिए नहीं होगा इस ग्राफ को खींचने के लिए, तो माइनस वाले को हमने कम करके रखा हुआ केवल वैल्यू जानने के लिए कि हाँ ये माइनस है, ये x एक्सिस का माइनस वैल्यू है, ये y एक्सिस का माइनस वैल्यू है, ये एक्सिस का प्लस वैल्यू है, ये y एक्सिस का प्लस वैल्यू है। तो हम आइए देखते हैं इस पर निरूपण कैसे करते हैं। एक ग्राफ खींचने के लिए एक सेम डिस्टेंस का हम बनाते हैं दूरी, इसको लिखते हैं
यहाँ लिख लिया 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये बना लिया। अब इधर माइनस को हमको ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -1, -2, -3, -4। इधर भी -1, -2, -3 ही लिख दिया। अब हमें y में भी कुछ ज़रूरत है, y में 8 तक हमको ज़रूरत है, तो हमने बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा बना लिया। अब आइए ग्राफ खींचते कैसे हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस प्लस है, x एक्सिस माइनस है, y एक्सिस माइनस है, y एक्सिस प्लस है। हम देखते हैं पहले ग्राफ, पहले इक्वेशन के लिए। पहला इक्वेशन में हमारा ग्राफ कहता है कि x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। x बराबर 0 हम कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पे 0 कहाँ देखेंगे, तो x एक्सिस पे हमारा 0 यहाँ है और y बराबर कितना है, 6 है। तो अगर हम इसको मिलाते हुए 6 ढूंढेंगे y में तो कहाँ जाएगा, ये आएगा हमारा कहीं यहाँ पे। तो ये बिंदु कहलाएगा 0, 6, क्योंकि 0, 6 ऐसे लिखते हैं, ये 0 और ये 6 पहला जो वैल्यू होता है वो x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं, बिंदु को डिनोट करते हैं, और दूसरा वैल्यू होता है y एक्सिस का बिंदु डिनोट किया जाता है। तो ये बिंदु हुआ 0 और 6, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6। अब दूसरा है x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे भी 7। तो x एक्सिस पे हमारा 7 वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, और y एक्सिस पे 7 वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। तो इसके सामने हम लेके जाएंगे y एक्सिस पे, तो ये सामने सामने खींचा जाएगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। जब ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके का सीधी लाइन बनेगी, सीधी लाइन बन के ये सीधा एकदम से बिल्कुल बनेगा आपका ग्राफ। यहाँ रफ बता रहे हैं आपको। तो ये x एक्सिस पे 7, y एक्सिस पे 7 ये बिंदु आया, यहाँ पे ये आया 7 और 7 ये बिंदु आ गया। अब तीसरा इसका वैल्यू है x बराबर 14 और y बराबर 8 है। x बराबर 14 कहाँ आएगा, x बराबर 14 प्लस में है, तो x बराबर 14 हम यहाँ देख रहे हैं। y बराबर 8 प्लस में कहाँ आएगा, तो y बराबर 8 प्लस में यहाँ, इन दोनों के सामने कहाँ जाएगा, तो y बराबर 8 सामने यहाँ आएगा और x बराबर 14 सामने यहाँ आएगा। मतलब ये बिंदु हमारा हो गया, ये बिंदु कहलाएगा 14 और 8 का। अब देख रहे हैं कि x इस इक्वेशन के लिए जो हमने ग्राफ चार्ट बनाया था, उस इक्वेशन का ग्राफ चार्ट ऐसा बना है कि हमारा तीन डॉट मिला है। दूसरा बिंदु है 7, 7 और तीसरा बिंदु है 14 और 8 का। अब इन तीनों बिंदु को, तीनों डॉट्स को हम आपस में मिलाएंगे। जब तीनों डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो कैसा ये मिलेगा, ये ऐसा मिल के जाएगा। ये हमारा, ये इस इक्वेशन, तो समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा ये ग्राफ खींच के आ गया। पहला बिंदु मिला हमें 0, 6, दूसरा बिंदु हमें मिला 7, 7 और तीसरा बिंदु मिला हमें 14 और 8 का। अब ये 0, 6, 7, 7, 14, 8 आपको पता है, पहले हम 0 x एक्सिस का बिंदु लिखते हैं, फिर y एक्सिस का। यहाँ भी वैसा ही है, x एक्सिस का बिंदु पहले लिखते हैं, y एक्सिस का बाद में, x एक्सिस का पहले बिंदु लिखते हैं और y एक्सिस का बाद में। अब ये तो हमारा पहला इक्वेशंस के लिए, पहला समीकरण के लिए ग्राफ मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, दूसरा समीकरण ये कहता है कि x, अब ये तो हमारा पहला इक्वेशंस के लिए, पहला समीकरण के लिए ग्राफ मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, दूसरा समीकरण ये कहता है कि x बराबर 6 है और y बराबर 0 है। अब x बराबर 6 कहाँ आता है, तो x बराबर 6 है हमारा यहाँ, और y बराबर 0 है। तो y बराबर 0 कहाँ आया है, 0 यहाँ है, और x बराबर 6 यहाँ है। तो पहला बिंदु हमें यहाँ मिल गया, ये आया 6 और 0 का, ये बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है x बराबर 9 और y बराबर 1 का। x बराबर 9 ये है और y बराबर क्या है, 1 का। y बराबर 1 है
तो 1 के सामने हम 9 के साथ जाएंगे तो ये हमारा कहीं ऐसा बिंदु मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 1 का। पहला बिंदु 6 0 का, दूसरा बिंदु 9 और 1 का, और तीसरा बिंदु है x बराबर 12 और y बराबर 2 का। तो x बराबर 12, तो पहला बिंदु हमें मिला 6 0, दूसरा बिंदु 9 और 1 का, और तीसरा है कि x बराबर 12 और y बराबर 2 का। x बराबर 12 हमारा यहाँ मिलता है और y बराबर 2 हमें यहाँ मिलता है। इसके सामने कहीं ये बिंदु हमें इसके आसपास मिल जाएगा। तो ये हमारा तीनों बिंदु मिल गया। ये आ गया 12 और 2 का, ये बिंदु मिल गया। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन ऐसा है, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ और तीसरा बिंदु यहाँ मिला। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आता है। ये इस तरह से ग्राफ बन के आता है। तो हमारा क्या है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ को अगर हम पीछे बढ़ाते भी चले जाएं तो कैसा ग्राफ बन रहा है। ये ऐसा ग्राफ बन रहा है कि जैसे पैरेलल है ना, पैरेलल के जैसा बन रहा है। इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं निकल सकता, या जो भी होगा इस तरह से हमको हल निकालना भी नहीं है इस समीकरण का। इस समीकरण का केवल हमको बीजगणितीय रूप से और ग्राफीय रूप से कैसे निरूपण करते हैं इसका ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। तो बीजगणितीय रूप में हमने ये व्यक्त किया और ग्राफीय रूप में हमारा इस तरह से व्यक्त हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।